सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2011 में आए हुए पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, 2011 में पेपर किस तरीके का आया था और आपको पता है कि यूपी टेट 2011 से ही स्टार्ट हुआ है, तो 11 में पेपर कैसा आया था आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी बहुत अधिक ऊंचा स्तर नहीं हुआ यूपी टेट का। आप 2011 का पेपर सॉल्व करो, 2018 का या 2019 का, 2020 का, आप देखोगे कि जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, सारी थ्योरी मैंने पढ़ा के खत्म कर दी है, तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी मैंने 17 के, 18 के, 19 के सब सॉल्व करा दिए हैं। 15 के, 16 के सारे पेपर आपको सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। 2011 का मैं लास्ट में सॉल्व करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आप सारे क्वेश्चंस को, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं और इसके अलावा क्लासेस को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्ररोध अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, आपको पता है कि अगर बच्चा किसी वस्तु को देख करके उसके बारे में सोच सकता है या किसी घटना को अपने सामने देखता है और उसके बारे में सोच सकता है, तो यह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि जो वस्तुएं उसके सामने, जो उसको सामने दिख रही हैं, सामने दिखने वाली वस्तुओं के बारे में वह सोच सकता है, तार्किक चिंतन कर सकता है, लेकिन जो वस्तुएं उसके सामने नहीं दिख रही हैं उनके बारे में वह सोच नहीं पाता है। उनके बारे में वह किस अवस्था में सोचता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना था। किसने पहचाना था? आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही किससे संबंधित है? पियाजे से। आपको पता है कि पियाजे ने ही क्या बताया था? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था या संवेदन प्ररोध अवस्था। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पर देखिए संवेदी गामक अवस्था होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। एक अल्प वयस्क बच्चे के अधिगम में, यानी कि जो अल्प वयस्क बच्चा है उसके सीखने के प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक या फिर उदासीन। दोस्तों, बच्चों के अधिगम में, यानी कि जब बच्चे सीख रहे होते हैं, बच्चों के जीवन के स्वर्णकाल चल रहे होते हैं सीखने के, उस समय क्या करना होता है? अभिभावकों को, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कि उन्हें प्रोटेक्टिव होना चाहिए, अग्र सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपैथेटिक भी नहीं होना चाहिए। उन्हें अग्र सक्रिय यानी कि प्रोटेक्टिव होना चाहिए अपने बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो दोस्तों, संज्ञानात्मक का मतलब ही ज्ञानात्मक होता है। तो ज्ञान का विकास कहाँ होगा? विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे सिर्फ विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो विद्यालय और कक्षा में जो संज्ञानात्मक विकास है सबसे अधिक विद्यालय और कक्षा में ही होता है बच्चे का। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश 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 यहाँ पर दिया हुआ है, फिर है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरवता। दोस्तों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। यानी कि कक्षा में अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और
बच्चों को जहां समझ में नहीं आ रहा वहां पर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि हाँ, जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आ रहा है और बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना ही कहीं ना कहीं शिक्षक की जो विषय में योग्यता होती है उसको भी बताता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। दोस्तों, जो खेल विधि है यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है, यानी कि बच्चे खेल खेल में बच्चों को केवल वृद्धि नहीं होती है बल्कि उनका विकास भी होता है, यही माना है मनोवैज्ञानिकों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। तो मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। राइट आंसर दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, पठन विकार, यानी कि बच्चे को सा और वॉज में कोई अंतर ही नहीं पता चलता है, यानी कि उसे देखने में समस्या होती, पढ़ने में समस्या होती है। सा और वॉज इन दोनों को वो एक ही समझता है। इस तरीके से बहुत सारी स्पेलिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है पठन विकार, ये राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है क्लासेस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। दोस्तों, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। दोस्तों, क्लास में आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी बच्चा हो सभी को हमें समान समझना है और सभी बच्चों को बराबर रूप से शिक्षा देनी है। तो इसीलिए हमें दूसरे सामान्य बच्चों के तरह ही हमें इन विशेष बच्चों से भी व्यवहार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, यानी कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम में के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या भूमिका निभाती है? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने में जो अभिप्रेरणा है वो क्या रोल निभाती है? दोस्तों, सीखने के लिए रुचि का होना बहुत जरूरी है और रुचि तभी आती है जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, यानी कि उसके अंदर अभिप्रेरणा होती है किसी भी काम को करने का, एक रीजन होता है। तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है कौन? अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चीज आपके काम की होती है, जिसमें आपको पता है कि आपको फायदा है, उसको आप क्या करते हो? बहुत ही मन से करते हो। ये अभिप्रेरणा होती है व्यक्ति के अंदर काम करने की, और यही क्या पैदा करती है? रुचि पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 का ऐसा बच्चा जिसको कम दिखाई देता है, जिसको कम दिखाई देता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या करेंगे? उसके साथ सामान्य रूप से ही व्यवहार करेंगे। उस बच्चे के साथ हम क्या करेंगे? सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे और उसे ऑडियो सीडी के जरिए पढ़ने में सहायता करेंगे, यानी कि उसको हम ऑडियो सीडी की मदद से पढ़ाएंगे, क्योंकि उसे देखने में कठिनाई है तो वह सुन करके भी चीजों को समझ पाए। तो हमें उससे सामान्य रूप से ही व्यवहार करना है और जिस तरीके से वो पढ़ना चाहे उस तरीके से पढ़ाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्याम पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए? दोस्तों, अगर कक्षा में शोर हो रहा है और शिक्षक ने 2-4 बच्चों को खड़ा करके क्वेश्चंस पूछे तो आप देखोगे पूरा क्लास शांत हो जाएगा।
इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो, अगर बच्चों को आपने कोई कहानी सुनाई, कोई लेसन पढ़ाया और फिर आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो बच्चों को आपने कह दिया कि ये लेसन पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चे पूरे लेसन को ध्यान से सुनेंगे और जब आप प्रश्न पूछोगे तभी भी एक दूसरे से जब आप प्रश्न पूछोगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से उसका आंसर भी देंगे और सारे बच्चे आंसर्स को सुनेंगे भी। तो कक्षा में इस तरीके से रुचि बनी रहेगी। तो प्रश्न पूछना, बीच-बीच में भी आप बच्चों को खड़ा करके प्रश्न पूछ सकते हो। इससे भी रुचि बनी रहेगी बच्चों की उस कहानी में या उस लेसन में। तो इस तरीके से प्रश्न पूछना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है बच्चों से, तभी आप जान पाएँगे कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। जब हम बच्चों को खेल खिलाते हैं तो बच्चे टीम में, अगर क्रिकेट हो रहा है तो बच्चे 11 बच्चों की टीम है ना, तो टीम से क्या होता है, बच्चों में सहयोग की भावना आती है और जब बच्चे खेलते हैं तो शारीरिक संतुलन भी बनता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सहयोग की भावना भी आती है, बच्चों का शरीर, उसका संतुलन भी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो आपको पता ही है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये शिक्षा के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो परिवार होता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, बच्चे के मित्र होते हैं या दोस्त होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं और विद्यालय क्या है, औपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है अनौपचारिक साधन है। कौन? अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को तभी विकसित कर सकता है जब वह खुद उन सामाजिक मूल्यों को मानता हो, यानी कि अपने आप को उसे आदर्श रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कि आदर्श रूप में उसको बनना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि बच्चा जो भी समस्या लेकर के आ रहा है आपके पास उसका सलूशन होना ही चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में रखा गया है या किस समूह के अंतर्गत इसको रखा गया? देखिए, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है श्रव्य साधन में क्या आएगा? रेडियो आएगा, जिसको हम केवल सुन सकते हैं। दृश्य साधन में क्या आएगा? श्यामपट्ट, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर दृश्य साधन में ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। और दृश्य श्रव्य में क्या आएगा? जैसे कि टीवी हुआ, ये सब क्या आएंगे, ये सब क्या है? दृश्य श्रव्य साधन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या इनमें से सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सब क्या है? शिक्षण कुशलता है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं ऐसे बच्चों को हमें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो लगातार उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह और अच्छे से प्रदर्शन करें और अच्छे से अपने विषय को पढ़ें और उनके सारे डाउट्स क्लियर हों। ठीक है, तो जो बच्चा प्रश्न पूछता है उसे हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है,
शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियां हैं उसके प्रतिपादक कौन है सभी को मैंने लिखाया है एक लाइन से। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है और बहुत काम का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? कोई पेरेंट है, एक बच्चे का पेरेंट है, वो कभी भी स्कूल में आता ही नहीं है आपसे मिलने के लिए। आप टीचर हो और आपसे मिलने के लिए आप जो बच्चे के पेरेंट हैं यानी कि आपके क्लास का ही बच्चा है और वह उसके जो पेरेंट हैं वो मिलने नहीं आ रहे हैं आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे या चिट्ठी लिखेंगे, ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। अगर वह मिलने आपसे नहीं आ रहे हैं तो आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक अति सक्रिय बालक यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो आप उसको कौन सा काम देंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृद्धि पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बच्चों की बात की गई है और पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है वह उनकी अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर ही क्या होती है? आधारित होती है। यानी कि अगर उनके घर में अच्छा माहौल है, अच्छे से सब लोग रहते हैं, तो बच्चों के अंदर वो शालीनता, वो कृतज्ञता आप कह सकते हैं शिक्षक के प्रति दिखेगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके घर में लगातार कलह होता है या फिर ये कहें कि हिंसा होती है या ये कहें कि लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े इस तरीके से चीजें होती हैं, तो वह बच्चा डिस्टर्ब रहता है और उसके दिमाग में भी यही सारी चीजें चलती है। तो इस तरीके से उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति होती है, वे बच्चे उसी प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? आप उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, यह तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे या ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सीखेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, तो गलत है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और यही राइट आंसर है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होने का मतलब यही है कि बच्चा अगर कोई भी समस्या लेकर के शिक्षक के पास आता है तो शिक्षक उसकी समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर इनमें से सभी? जो संवेगात्मक समायोजन होता है यह व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होता है, कक्षा शिक्षण में भी सहायक होता है और अनुशासन में भी सहायक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया, इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा
तो बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो बचपन बुद्धि एवं वृद्धि दोस्तों यहाँ पर रहेगा, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का क्या है, एक अनूठी अवधि है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अक्षा करें। ऑप्शन नंबर डी है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यानी कि अगर आप बच्चों का परीक्षण ले रहे हैं या परीक्षा ले रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं तो उस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को एक बार प्रैक्टिस करवा करके बता दीजिए। सेम वही क्वेश्चंस आप टेस्ट में मत दीजिए, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस कराए रहेंगे तो बच्चों को फॉर्मूला याद है, रूल्स याद है, तो आसानी से वो सवाल को क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अधिगम में जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है वह कठिनाई महसूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करने की कि वह बुद्धिमान है। तो राइट आंसर यहाँ पर लगा हुआ, जिस प्रकार से अधिक प्रगति कर सके आप उसको उसी प्रकार से क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। यानी कि बच्चा जिस तरीके से सीख रहा है आप उसको उस तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो बच्चे कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं, यानी कि उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, उन्हें उनकी रुचि के काम देंगे या उन्हें उनकी रुचि के अनुसार ही क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से 2011 में जो आपका पेपर आया था सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और अपने प्रिय 5 मित्रों को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और शेयर करके आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता लगे कितने सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो लगातार वीडियोस को शेयर भी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ मिलती है। तो प्लीज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे बताते रहिए। लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और अधिक बेहतर बनवाते रहेंगे। तो आप चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।